Hello everyone and welcome back to INCC channel. So finally we are back with the class 2 of the vital signs. So थैंक यू सो मच जो भी आप लोगों ने जितना भी अप्रिसिएशन हमारे फर्स्ट वीडियो पे दिया. आई एम वेरी ग्लैड कि इतना प्यार और इतने अच्छे से आप लोग इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो आज हम लोग इसका सेकंड क्लास 2 स्टार्ट करने वाले हैं. ओके एंड आज का टॉपिक भी हमारा वाइटल साइंस ही रहेगा. ओके तो आज के वाइटल साइंस के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड प्रेशर से. सो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज द एक्सक्रिएटिंग फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स पे जो फोर्स हमारा ब्लड लगाता है, जिस भी शक्ति से वो ब्लड वेसल्स को पूरा प्रेशर देकर हमारा ब्लड आगे की तरफ फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर. एम आई क्लियर? ये होता है ब्लड प्रेशर. ठीक है, आई होप डेफिनेशन इज क्लियर. नेक्स्ट, किस टाइप से हम क्या क्या प्रोसीजर होते हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं? सो फर्स्ट इज पाल्पेटरी मेथड एंड सेकेंड इज ऑस्कल्टेटरी मेथड. दो तरीके से हम कर सकते हैं, पाल्पेटरी एंड ऑस्कल्टेटरी. आई एम सॉरी. सो पाल्पेटरी मेथड में हम क्या कर सकते हैं? पाल्पेटरी में जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आप किसी क्लिनिक या कहीं पे डॉक्टर से विजिट किए एंड दे डोंट हैव एनी स्टेथोस्कोप अराउंड, तो वो क्या करते हैं, जस्ट आपका हाथ पकड़ते हैं, आपकी वेन्स पल्स चेक करते हैं और वो ब्लड प्रेशर लिख देते हैं. बट द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दे डू, वहाँ पर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर आपका लिख सकते हैं. बट पाल्पेटरी में कभी भी डायस्टोलिक प्रेशर मेजर नहीं होता है. पाल्पेटरी मेथड से हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर ही मेजर होता है. ओनली सिस्टोलिक, इट इज़ नेवर डायस्टोलिक. सेकेंड, ऑस्कल्टेटरी मेथड से हम लोग जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं. इसमें हम बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही प्रेशर मेजर कर सकते हैं. ओके, अब क्या क्या आर्टिकल्स हमें चाहिए होते हैं, क्या क्या आर्टिकल्स से हम कर सकते हैं? तो बेसिकली दो मेन आर्टिकल्स हमें चाहिए होते हैं. पहला है हमारा स्टेथ. ठीक है, पहला होता है स्टेथोस्कोप और दूसरा जो हमारा आर्टिकल है वो मेन इंपॉर्टेंट वो है स्फिग्नोमैनोमीटर. ऑब्वियसली अगर बीपी मेजरिंग आर्टिकल ही नहीं होगा तो हम कैसे बीपी मेजर करेंगे? ओके, तो स्फिग्नोमैनोमीटर. ठीक है, ये दो आर्टिकल्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली. ओके, स्फिग्नोमैनोमीटर की जो हमारी रेंज होती है, स्फिग्नोमैनोमीटर की जो हमारी रेंज होती है, तो जो मैक्सिमम रेंज होती है ना स्फिग्नोमैनोमीटर की, मैक्सिमम रेंज वो हमारी होती है 300 mm ऑफ Hg. ठीक है, इससे ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई नहीं करते हैं और होना भी नहीं चाहिए. 300 mm ऑफ Hg जो होता है वो मैक्सिमम रेंज होता है. नहीं तो इतना प्रेशर अगर हमारे ब्रेकियल आर्टरी पे पड़ेगा तो आप सोच सकते हैं आर्टरी बर्स्ट होने का भी खतरा हो सकता है वहाँ पे. ओके, सो जो हमारा, अब ये आप चीज़ प्लीज़ नोट करिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारा एवरेज 80% सर्कमफ्रेंस जो ब्लैडर का होता है, ठीक है, वो हमारा ब्लैडर का जो कफ होता है उसका आर्म से 80% ज़्यादा होता है. ओके, एवरेज 80% सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्लैडर ऑफ बीपी कफ देन आर्म. ओके, एंड सेकेंड थिंग, 2/3 एरिया ऑफ आर्म इज कवर्ड बाय बीपी कफ. कम से कम, दिस इज इम्पॉर्टेंट, 2/3 जो हमारा साइट होता है या एरिया कह लीजिए या साइट कह लीजिए, ठीक है, 2/3 एरिया जो है वो कवर्ड होता है विद बीपी कफ. साइट इज कवर्ड विद बीपी कफ. ठीक है, अब साइट क्या होती है? साइट क्या होती है कि कहाँ पे हम, कौन सी साइट होती है जहाँ पे हम लोग ये करते हैं? इससे पहले हम जब डिस्कशन करेंगे उससे पहले हम आते हैं स्टेप्स पे. सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है हमारा पोजीशन. ठीक है,
पेशेंट को पोजीशन करना, कौन सी पोजीशन में मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी होती है जिसमें हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेते हैं। ये ना इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं कि एक पेशेंट है, कार्डियक का पेशेंट है, वो इस तरीके से वेंटिलेटर पे है या फिर वो स्टेबल है, वो घूम रहा है, तो अब आप कौन सी पोजीशन में प्रेशर लेंगे। उसका आर्म हार्ट से नीचे है, उसका आर्म हार्ट लेवल से ऊपर है, ठीक है। तो क्या जो कॉमन पोजीशन होता है, जो कॉमन पोजीशन है वो होता है हमारा सिटिंग और सुपाइन, ठीक है। सिटिंग और सुपाइन इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन एंड उसमें आर्म शुड बी एट द लेवल ऑफ हार्ट, ठीक है। आर्म एट लेवल ऑफ हार्ट, ठीक है। आर्म जो है वो हार्ट के लेवल पर आनी चाहिए और जो पेशेंट है वो सिटिंग या सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए। ओके, गॉट माय पॉइंट। सेकंड, साइड सिलेक्शन, ये हमारा स्टेप्स में ही सेकंड पॉइंट आता है, साइड सिलेक्शन। मोस्ट कॉमन साइड जो होती है वो हमारी होती है लेफ्ट आर्म, ठीक है। लेफ्ट आर्म होनी चाहिए, लेफ्ट आर्म जो होती है वहां से एक्यूरेट ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं और जो बीपी कफ है वो कम से कम 2.5 सेंटीमीटर to 4.5 सेंटीमीटर above the brachial artery, above brachial artery, ओके। 2.5 to 4.5 सेंटीमीटर अबव द ब्रेकियल आर्टरी हम बीपी कफ को बांधेंगे। और कौन सा मोस्ट कॉमन आर्म कौन सा होता है हमारा, लेफ्ट आर्म मोस्ट कॉमन होता है। अब कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं हमारे कि हम इसको लेफ्ट आर्म पे नहीं बांधें, ठीक है। तो कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं, सपोज, या फिर लेफ्ट आर्म पे भी नहीं, सपोज अगर लेफ्ट आर्म पे कुछ है तो राइट आर्म से क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडिकल मेस्टेक्टमी, अगर किसी भी पेशेंट का, किसी भी इंडिविजुअल का ब्रेस्ट सर्जरी हुआ है, उनका ब्रेस्ट रिमूव्ड है, तो जो भी साइड का ब्रेस्ट रिमूव्ड है, ओके, जो भी साइड का ब्रेस्ट रिमूव्ड है वो हम उस वाले साइड से कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं लेंगे। सपोज अगर उनका अभी लेफ्ट साइड का ही ब्रेस्ट रिमूव्ड है और मैं कह रही हूँ कि लेफ्ट आर्म कॉमन साइड होती है जहाँ से हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी हम जिद पे ही अड़े रहेंगे कि भाई हम तो लेफ्ट से ही लेंगे, चाहे हमें आए चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसे नहीं लेते, ठीक है। और अगर आईवी थेरेपी, सपोज अगर पेशेंट को लेफ्ट हैंड पे आईवी कैनुला लगा हुआ है तो भी जिद पे नहीं अड़ना है कि हमने तो पढ़ा था लेफ्ट आर्म से ही लेते हैं तो लेफ्ट से ही लो, आ गया समझ, ओके। तो नेक्स्ट इज फिस्टुला, ओके। फिस्टुला कौन सी कंडीशन में बनाते हैं, कब बनाते हैं फिस्टुला, जब भी किसी पेशेंट को डायलिसिस के लिए हम लेकर जाते हैं, ओके। किडनी इंजरी के कंडीशन में अगर पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो हम फिस्टुला करते हैं। फिस्टुला क्या होता है, जो हम आर्टरी और वेन को जोड़ देते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब भी हम हमारा किडनी वाला चैप्टर करेंगे तब, ओके। सो मेस्टेक्टमी की केस में, आईवी थेरेपी की केस में, फिस्टुला के केस में, और एल्स अगर पेशेंट को हो गया फ्रैक्चर, सपोज अगर उसको अभी राइट आर्म का ही फ्रैक्चर हो गया तो लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट आर्म का फ्रैक्चर हो गया तो राइट से लेंगे, ओके। सो सेकेंड पॉइंट इज फ्रैक्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रैक्चर, या फिर बर्न्स हो गया पेशेंट को, और पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, सपोज पेशेंट इज हैविंग हेमीपैरेसिस एंड पेशेंट का जो लेफ्ट साइड है दैट इज अफेक्टेड, तो कौन से साइड से ब्लड प्रेशर लेंगे, राइट साइड से। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि सपोज पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड पैरालिसिस, तो अगर एकदम से पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल कर रहा है, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड हेमीपैरेसिस एंड पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज फॉलिंग और राइजिंग, सो व्हाट शुड बी द नर्सिंग इंडिकेशन कि हम कौन से साइड से ब्लड प्रेशर लेंगे, या फिर हाउ शुड अ नर्स टेक द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो राइट साइड से ब्लड प्रेशर लेंगे। एम आई क्लियर, ओके। सो अभी एरर्स पढ़ने से पहले विल गो विद द
हम पढ़ेंगे कि क्या क्या किस किस तरीके से, ये तो बहुत बेसिक्स है बट स्टिल आई वांट यू टू नो कि हम कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे हम ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम बीपी कफ जो भी हमारे हाथ में आएगा उसको हम करते हैं डिफ्लेट। ओके, डिफ्लेट करेंगे कफ को बीपी कफ को डिफ्लेट करेंगे। उसके बाद उसको मैनोमीटर से कनेक्ट करेंगे, अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो, ठीक है, मैनोमीटर से कनेक्ट करेंगे। और मैनोमीटर को क्या करेंगे, एट द लेवल ऑफ आई, लेवल ऑफ आई जो हमारी जहाँ पे हम खड़े हैं, मैनोमीटर को एट द लेवल ऑफ आई पे करेंगे। और वो सिर्फ 2.5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ओके, मैनोमीटर एट द लेवल ऑफ आई, मैं बोल भी रही हूँ, आप साथ साथ पूरी लैंग्वेज भी नोट कर सकते हैं। मैनोमीटर एट लेवल ऑफ आई। ओके, मैनोमीटर को लेवल ऑफ आई पे करेंगे। चेक करना है, अगर हम आजकल तो डिजिटल होते हैं मैनोमीटर, लेकिन आपने अपने बीएससी टाइम पे भी जब हमें सिखाते हैं तो वी हैव द वो जो हैंड वाला मैनोमीटर होता है जिससे हम कफ प्रेस करते हैं और तब हम चेक करते हैं। ओके, तो हमें क्या करना होता है उसके लिए, सबसे पहले जो मर्करी लेवल है, मर्करी लेवल शुड बी एट 0। ये हमें चेक करना है कि उसका प्रेशर बढ़ा तो नहीं हुआ है। मर्करी लेवल शुड बी एट 0। ओके, ये चेक करना है, क्यों, ताकि हमारे एरर्स ना हो। वी शुड हैव 0 एरर्स इन दैट। ओके, सो नेक्स्ट इज पाल्पेट द ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स को हम पाल्पेट करेंगे एंड प्लेस द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप। हम क्या करेंगे, ब्रेकियल पल्स देखेंगे कि कहाँ पे है और उसी पे जगह पे हम क्या कर देंगे, डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप को प्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेट करेंगे कफ को इन्फ्लेट करेंगे। ठीक है, और जब ब्रेकियल पल्स एकदम से डिसअपियर हो जाएगी, सपोज हमने स्टेथोस्कोप लगा रखा है और हम इन्फ्लेट कर रहे हैं, हमें एकदम से कोई पल्स की वो सुनाई नहीं देती, तो उसके बाद हम 30 to 40 Hg प्रेशर और देंगे। ठीक है, 30 to 40 Hg प्रेशर और देंगे ताकि और उसके अंदर एयर जाए, और फिर धीरे धीरे हम कफ को डिफ्लेट करना स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है कि हम कितने प्रेशर पे कफ को डिफ्लेट करते हैं। तो कफ को हम 2 to 2.3 mm ऑफ Hg पर सेकेंड, 2 to 3 mm ऑफ Hg पर सेकेंड के रेट से डिफ्लेट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब क्या होगा, सबसे पहले हमें एक साउंड सुनाई देगी जिसको हम कोरोटकॉफ साउंड कहते हैं। कौन सी साउंड कहते हैं, कोरोटकॉफ साउंड। ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, कोरोटकॉफ साउंड कहते हैं। ओके, और जो लास्ट साउंड हमें सुनाई देती है वो हमारा डिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को वो करती है, और जो हमें सबसे पहले सुनाई देती है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करती है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कोरोटकॉफ साउंड हमारी इंडिकेट करती है। ओके, और सपोज अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया है, ठीक है, कोई पेशेंट हमारे पास आया है, वो बिल्कुल चल के आया है, ठीक है, तो 5 मिनट तक पेशेंट को रेस्ट करने देंगे, उसके बाद ही ब्लड प्रेशर लेंगे। ओके, और सपोज या फिर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं ढंग से नहीं आया, या फिर हो सकता है हमसे ही कोई गलती हो गई हो, कफ ढीला हो, कफ टाइट हो, जो भी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, फिर से पेशेंट को, अगर हमें डाउट है तो हम फिर से पेशेंट को 5 मिनट का रेस्ट करने देंगे। ओके, और उसके बाद हम ब्लड प्रेशर दोबारा लेंगे, क्योंकि एकदम से हम इतना जो ब्रेकियल पल्स पे प्रेशर दे रहे हैं तो वो थोड़ा उसके लिए हम रेस्ट करने देंगे। नेक्स्ट कमिंग टू द एरर्स। अब आता है एरर्स इन प्रोसीजर। अब प्रोसीजर करते हुए हमारा क्या क्या एरर्स आ सकते हैं। सबसे पहले, अगर कफ नैरो है, ठीक है, नैरो कफ है, तो हमारा हमेशा हाई ब्लड प्रेशर आएगा। प्लीज़ नोट डाउन दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है। अगर नैरो कफ हमारे पास है,
ठीक है, इसमें हमने बांधा नहीं है, हमारे पास ये आया ही नैरो है, ठीक है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर की चांसेस होते हैं उसमें, इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर, फॉल्स हाई, क्योंकि ये एरर है, ठीक है, फॉल्स हाई। अब सपोज अगर हमारे पास वाइड ब्लड प्रेशर कफ है, वाइड है, ठीक है, अगर हमारे पास वाइड ब्लड प्रेशर कफ है, तो वाइड ब्लड प्रेशर कफ होगा तो क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा खुला है, ठीक है, तो लो बीपी। अगर ज़्यादा ही बिल्कुल ही हमारे पास छोटा वाला ब्लड प्रेशर, जैसे कि कुछ ओबीस पेशेंट होते हैं, ठीक है, हमें उनके में साइज़ का कफ नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल वाले उससे ही बांध देते हैं, तो उसमें क्या किस चीज़ के चांसेस रहेंगे, फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर के, किस चीज़ के चांसेस रहेंगे, फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर, ओके। और अगर कोई खुला कफ है, ज़्यादा खुला है, तो किस चीज़ के चांसेस रहेंगे, लो ब्लड प्रेशर के। एम आई क्लियर? सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर, अब क्या है, अगर जो है पेशेंट का सपोज आर्म जो है वो लेवल ऑफ हार्ट पर होनी चाहिए, हमें पता है, ठीक है, लेकिन अगर आर्म अबव आ गई तो, अबव लेवल ऑफ हार्ट आ गई तो, अगर फिर से अबव आ गई तो फिर से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, लो, फॉल्स लो। और अगर हमारी जो आर्म है वो बिलो लेवल ऑफ हार्ट है, बिलो लेवल ऑफ हार्ट है तो फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये कैसे याद रख सकते हैं कि अगर हमारा जो कफ है वो खुला है और ऊपर हमारा हाथ जा रहा है, तो हमेशा जो कंडीशन होगी वो लो ब्लड प्रेशर का रहेगा, ठीक है। टाइट है, कफ टाइट है और आर्म का लेवल ऊपर है तो रहेगा हमारा लो का कंडीशन, ओके। और अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर कफ है वो एकदम ही हमारा टाइट है और आर्म का लेवल भी बिल्कुल बिलो है तो रहेगा हाई, ठीक है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर में इतना ही था, अब हम नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे पल्स रेट, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब पल्स रेट होता क्या है, pulse rate is the rhythmic expansion of recoiling of artery by the wave of blood through the contraction by left ventricle, ठीक है। ये थी डेफिनेशन। अब मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ। ब्लड पल्स रेट, पल्स क्या होती है, जो भी हमारा रिदमिक एक्सपेंशन होता है आर्टरी का, ठीक है, जैसे जैसे ब्लड हमारा आता है, जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें जो हमारा रिदमिक एक्सपेंशन होता है उसको हम कहते हैं पल्स, बस ये होती है पल्स। अब पल्स रेट के लिए हमेशा जो है 3 फिंगर्स का यूज़ करना है, 3 फिंगर्स का यूज़ करना है। पल्स रेट चेक करने के लिए 3 फिंगर्स का यूज़ करना है। क्यों चेक करना है, ये अभी हम आगे हमारा ये खुलता जाएगा। कभी भी 2 फिंगर से, 4 फिंगर से या पूरे हाथ से और थंब से कभी भी पल्स रेट चेक नहीं करना। वाई शुड वी नेवर चेक द पल्स रेट विथ थंब, क्यों नहीं करते, क्योंकि थंब के अंदर खुद की पल्सेशन होती है जो कि हमें फॉल्स रीडिंग दे सकती है, तो इसीलिए नेवर चेक द पल्स विथ थंब, ओके। सो क्या क्या क्राइटेरिया होता है हमारा साइट सिलेक्शन का, किस बेसिस पे हम साइट सेलेक्ट करते हैं। जब भी कोई आर्टरी बोन के नियर सरफेस पे होती है, ठीक है, उस आर्टरी से हम चेक करते हैं। क्या आर्टरी, मैं लिख देती हूँ, आर्टरी अक्रॉस द बोनी सरफेस, ठीक है। बोन का सपोर्ट होना ज़रूरी है, बोन का सपोर्ट होना ज़रूरी है आर्टरी पे, ठीक है। वहीं से हम लोग हमारा जो क्या कहते हैं साइट सिलेक्शन करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों बोन के पास ऐसा क्या होता है कि हम वो करते हैं, तो सपोर्ट होता है, जो आर्टरी है वो फिसलती नहीं है बार बार, ठीक है, तो इसलिए हमें ईजी हो जाता है हमारा पल्स रेट चेक करना। अब पढ़ते हैं साइट। सबसे पहले टेम्पोरल,
टेम्पोरल कहाँ होता है? हमारा जो आईज का लेटरल एस्पेक्ट है वहाँ पे, ठीक है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई। ये सबको पता है कि ये कहाँ होता है, इसमें इतना बताने वाली बात नहीं है। लेकिन अब बताने वाली बात है क्या, लेट टेम्पोरल बोन पे कब कितनी देर तक हम, टेम्पोरल आर्टरी पे कितनी देर तक हम लोग ब्लड वो पल्स रेट चेक कर सकते हैं? 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी कहाँ पे होता है? एंगल ऑफ जॉ पे, एंगल ऑफ जॉ पे। अब ये कौन से केसेस में हम करते हैं? फेशियल आर्टरी हम कब चेक करते हैं? फेशियल आर्टरी हम चेक करते हैं ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी। सपोज एकदम से पेशेंट आया, सपोज बर्न का ही पेशेंट है, उसका पूरे हाथ जले हुए हैं, ठीक है, एकदम से उसके हाथ जले हुए हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा, ना हमें उसकी रेडियल पल्स मिल रही है, ना ब्रेकियल आर्टरी मिल रही है, कुछ भी नहीं पल रहा, एपिकल भी नहीं मिल रहा, वो पूरा ऊपर से नीचे तक जला हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उसका फेशियल आर्टरी से उसका वो चेक करेंगे। नेक्स्ट इज कैरोटिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी में हमेशा जो बात याद रखने की है, 5 to 10 सेकेंड्स, 5 to 10 सेकेंड्स तक हमें क्या करना होता है? 5 to 10 सेकेंड्स तक हमें याद रखना, हमें क्या जो ये हमारा पल्स है वो चेक करना होता है, उससे ज़्यादा नहीं करना होता। और कभी भी एक टाइम पे एक ही कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी कहाँ होती है? नेक के साइड में, ठीक है, साइड कहाँ पे? बॉर्डर ऑफ नेक, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ नेक पे होती है, और 5 से 10 सेकेंड के लिए नहीं करनी चाहिए कभी भी, ओके। सो और एक टाइम पे एक ही आर्टरी, ठीक है। अब कब करते हैं? या तो हमें सीपीआर देना हो एडल्ट पेशेंट में, ठीक है, तब कर सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट पे कर सकते हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, उस पे कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ जगह हम क्या कर सकते हैं? हमारा कैरोटिड आर्टरी से पल्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एपिकल। एपिकल्स क्या होता है? मोस्ट रिलायबल साइट, प्लीज नोट इट डाउन, मोस्ट रिलायबल, सबसे ज़्यादा जो सही पल्स है वो हमारा एपिकल से ही आता है, मोस्ट रिलायबल साइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हम इनको नियोनेट या इन्फेंट में यूज़ करते हैं, नियोनेट में या इन्फेंट में, नियोनेट में या इन्फेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर एडल्ट में कब यूज़ करते हैं? अगर हमें लगता है कि भाई रेडियल आर्टरी की कुछ रेगुलरिटी नहीं आ पा रही है या कोई प्रॉब्लम है, उस केस में करते हैं, ठीक है। एपिकल पल्स कब कब हमें चेक करनी चाहिए? प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपिकल पल्स हमें जब भी किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन देना होता है, डिजॉक्सिन, ये अगर हम इंजेक्शन देते हैं तो उससे पहले हमेशा पल्स चेक करनी चाहिए। और अगर क्यों डिजॉक्सिन क्या करवाता है? डिजॉक्सिन जो है वो ब्रेडिकार्डिया करवाता है। अगर पेशेंट का पल्स रेट 60 पर मिनट से कम है तो कभी भी हम ये नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? डिजॉक्सिन नहीं देंगे, ठीक है। 60 पर मिनट से कम है तो कभी भी नहीं देंगे, पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जा सकता है, ठीक है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एडल्ट पेशेंट। एडल्ट पेशेंट का अगर जो हमारा पल्स है, एपिकल पल्स है, वो डिजॉक्सिन देने से पहले ही चेक कर लो। अगर 60 पर मिनट से कम है तो होल्ड द डिजॉक्सिन एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर दैट द पल्स इज बिलो 60। एंड अगर यही चीज़ अगर हमारा सपोज हमारे पास इन्फेंट आ गया, नियोनेट आ गया, कोई भी आ गया, ठीक है, बच्चा, समझ गए, इन्फेंट या नियोनेट, इन्फेंट या नियोनेट। अब ये क्वेश्चन आता है कि सपोज एक नियोनेट है, उसको डिजॉक्सिन देना है, इन्फेंट आया उसको डिजॉक्सिन देना है, कितनी पल्स से कम होगा? हम 60 तो याद कर लेते हैं कि 60 से कम होता है तो डिजॉक्सिन नहीं देते। अरे ये ध्यान रखना है कि उसमें इन्फेंट पूछा गया है हमसे। क्या पूछा गया है? इन्फेंट। और इन्फेंट का पल्स रेट अगर एपिकल पल्स रेट अगर 100 पर मिनट से कम आता है तो हम डिजॉक्सिन होल्ड कर देंगे, नहीं देना, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट आता है ब्रेकियल आर्टरी।
आई होप मैं आपके डाउट्स क्लियर करती जा रही हूँ। जो किसी को भी डाउट होते हैं तो प्लीज़ आस्क साइड बाय साइड। पल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस हैं ये जो मैं बता रही हूँ, साथ साथ ये क्वेश्चंस आते हैं डिजॉक्सिन में कौन सा पल्स रेट, फिर हम कहते हैं हम तो वाइटल्स पढ़ के ही नहीं जाए। भाई हम क्यों पढ़ेंगे, हम तो सीधा ये पढ़ेंगे कि डिजॉक्सिन में नहीं देते हैं ना, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी कब चेक करते हैं ब्रेकियल आर्टरी में, या तो हमें सीपीआर देना हो, किसको, इन्फेंट को या नियोनेट को। अब आप कहोगे मैम पीछे तो आपने कही थी सीपीआर आपने बोला तो था, ठीक है, तो मैंने सीपीआर कब बोला था, कौन से उसमें बोला था, मैंने कैरोटिड आर्टरी में बोला था, और वो भी एडल्ट पेशेंट में। दिस इज द क्वेश्चन अगेन। सीपीआर अगर इन्फेंट में देते हैं तो ब्रेकियल आर्टरी चेक करते हैं, इन्फेंट में या नियोनेट में तो ब्रेकियल आर्टरी चेक करते हैं। लेकिन वहीं अगर सीपीआर एडल्ट में दे रहे हैं तो कौन सी देखेंगे, कैरोटिड। ठीक है, ये क्वेश्चन है एग्जाम में आया भी हुआ है कि इन्फेंट का अलग है और एडल्ट का अलग है, तो इस हिसाब से हमें ये आर्टरीज भी याद रखनी है, ब्रेकियल एंड कैरोटिड। ओके, सो जब भी हमें कभी देना होता है, या फिर अभी हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा है सीपीआर इन इन्फेंट में, या तो हम ब्रेकियल आर्टरी चेक करेंगे, या फिर अगर हमें बीपी मेजर करना है, या भी हमने पढ़ा है बीपी मेजर करना होता है तो हम कहाँ से करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी से। ओके, नेक्स्ट इज रेडियल, मोस्ट कॉमन साइट। अब आप कहोगे मैम आपने पीछे ही तो कुछ रिलायबल बोला था, तो मोस्ट कॉमन और मोस्ट रिलायबल में फर्क है। मोस्ट कॉमन साइट हमारी रेडियल आर्टरी होती है, और जो मोस्ट रिलायबल होती है वो हमारी एपिकल होती है। ठीक है, इन पॉइंट्स को प्लीज याद रखना, नोट इट डाउन। मोस्ट कॉमन साइट होती है, बीपी असेसमेंट में भी करते हैं पेशेंट को, जब भी कोई मतलब हमें अगर ब्रेकियल आर्टरी नहीं मिल रही है, या फिर हम पाल्पेटरी मेथड से भी चेक कर रहे हैं, और अगर कभी कोई बर्न का पेशेंट आ जाता है तो इसी जगह पे हम एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर लगा के हम उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। ये कब होता है, जब भी हमें आर्टरी नहीं मिल रही होती, ब्रेकियल आर्टरी नहीं मिल रही होती। समझ आ रहा है, तो इस जगह पे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं हमारा फिमोरल आर्टरी की तरफ। ठीक है, सो फिमोरल आर्टरी के इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, सीपीआर इन चाइल्ड, जब भी हमें चाइल्ड में सीपीआर देना होता है, छोटे बच्चे में सीपीआर देना होता है। उप्स, एक मिनट। तो फिमोरल आर्टरी में हम कब करते हैं, जब भी हमें किसी छोटे बच्चे को सीपीआर में 1 से 8 साल के बच्चे को, ये एज गैप्स आपको याद रखने हैं। एडल्ट में करेंगे सीपीआर देना है तो कैरोटिड चेक, अगर हमें इन्फेंट या नियोनेट में करना है तो हम करेंगे कौन सी आर्टरी चेक, ब्रेकियल चेक। ठीक है, और अगर हमें 1 से 8 साल का बच्चा ही दे दिया, इसमें सीपीआर देना है, तो हम करेंगे हमारा फिमोरल चेक। ओके, क्लियर। अब एंजियोग्राफी नाम की एक चीज़ होती है जो कि हम करते हैं, तो एंजियोग्राफी भी आपने सुना होगा हम फिमोरल आर्टरी से करते हैं। ठीक है, तो जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तब भी हम फिमोरल आर्टरी से उसका वो पल्स चेक करते हैं, या फिर एबीजी सैंपल कलेक्शन अगर हमें लोअर लिम्ब में अगर हमें फिमोरल आर्टरी कहाँ होती है पता है ना। ओके, सो इस क्लास में मैं इमेजेस ऐड करना भूल गई, जब भी हम नेक्स्ट क्लास वाइटल साइंस की करेंगे ना तो उसमें मैं ये इमेजेस भी ऐड करूँगी। ओके, नेक्स्ट इज पॉप्लीटियल आर्टरी, जस्ट बिहाइंड द नी के पीछे होती है। ठीक है, सर्कुलेशन के लिए चेक कर लेते हैं। पॉप्लीटियल आर्टरी हम सर्कुलेशन के लिए चेक कर लेते हैं।
ओके। और पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी हम कहाँ करते हैं चेक? बिहाइंड मीडियन मैल्यूलिस, या फिर एंकल का जो हमारा एंकल होता है, नीचे पैर वाला एंकल, ठीक है, उसके साइड में, एंटीरियर साइड, उसकी अंदर वाली साइड में हम चेक करते हैं। ओके। नेक्स्ट इज डॉर्सल पेडिलिस। हमेशा ये डॉर्सल पेडिलिस का याद रखना है। डॉर्सल पेडिलिस हम हमेशा CBG से पहले चेक करते हैं, हमेशा CABG से पहले चेक करते हैं। CABG क्या है? कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है। इससे पहले हम हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन भी ये पूछा गया कि एक पेशेंट को हम CABG लेके जा रहे हैं, उसका पल्स ये है, उसका ब्लड प्रेशर ये है, अभी नर्स का क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? बिफोर सेंडिंग हिम टू द रूम। पल्स बेशक हमने वैसे चेक कर लिया, लेकिन CABG करने से पहले हम डॉर्सल पेडिस से भी चेक करेंगे, ठीक है। और एक और कंडीशन होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब हम चेक करते हैं, वो है हमारा अप्लाई द प्लास्टर कास्ट इन लोअर लिम्स। अगर कभी भी प्लास्टर कास्ट जब भी अप्लाई करते हैं, कहाँ पे? लोअर लिम्ब में। जब ये जो आर्टरी लोअर लिम्ब की है, तो ये तो कॉमन सी बात है कि भाई लोअर लिम्ब में करेंगे तभी चेक करेंगे। ओके, सो माय क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज विच ऑफ द डिस्टल एंड एंड पेरिफेरल साइट्स आर यूज्ड फॉर पल्स असेसमेंट? ठीक है, डिस्टल साइट, डिस्टल माने दूर, डी से दूर, ठीक है। और पेरिफेरल मतलब हाथों की या पैरों की, ठीक है। डिस्टल साइट एंड पेरिफेरल, तो पेरिफेरल से हमें पता चल गया अच्छा हाथ की है और पैर की है, ठीक है। अब डिस्टल से हो गया दूर वाली, जो हमारा दूर वाली साइड है, ठीक है। तो हाथ तो हमारे हमेशा पास में है हार्ट में, तो दूर से कौन सी चीज़ है? पैरों की। तो अब जैसे ऑप्शन आ गए टेम्पोरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी और डॉर्सल पेडिस आर्टरी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉर्सल पेडिस, ठीक है। ओके, तो मैंने सोचा था कि मैं ये क्लास पल्स वाला ख़त्म कर दूंगी, बट नहीं, इट्स ऑलरेडी 32 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। सो विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट क्लास। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो रेट, रिदम एंड वॉल्यूम जो हमने रेस्पिरेटरी में पढ़े थे वही इसमें आएंगे, बट इसकी जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा जब आप पढ़ेंगे कि अच्छा ये एबनॉर्मेलिटी होती है, ये चीज़ें हमारी ये चीज़ें हम असेस करते हैं पेशेंट में, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो। तो अभी हमारा थोड़ा सा टॉपिक रहता है, तो सून हम ये टॉपिक कवर करके हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टेम्परेचर, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। उसमें जो टाइप के फीवर्स होते हैं, जिस साइड से हम टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, कब टेम्परेचर लेते हैं और कौन सी कंडीशन में हम टेम्परेचर नहीं लेते उस साइड से, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर showering your love. Thank you so much for all the support you have given us. ओके, सो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट, हमारा क्लास 3rd। आई नो ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है, बट आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।